हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट प्रिशा स्किन एंड हेयर क्लिनिक भोपाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटिलिगो के बारे में, जिसे हम ल्यूकोडर्मा, सफ़ेद दाग, फुलवारी, कोढ़ ऐसे कई नामों से जानते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर, ये सफ़ेद दाग की बीमारी कभी ठीक हो पाएगी या नहीं, ये कैसे हो जाती है, ये कैसे फैलती है और इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं। इस बीमारी के बारे में कई सारे सोशल मिथ्स भी हैं, कई सारे सोशल रिजेक्शंस का पेशेंट को सामना करना पड़ जाता है। ये छोटे इंटीरियर गाँव की जगह पे ज़्यादा होता है, उससे कई बार उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में कलर आता क्या। हमारे शरीर में एक कोशिका होती है जिसका नाम मेलानोसाइट होता है। ये मेलानोसाइट बॉडी में कलर देने का काम करती है। ये मेलानोसाइट मेलानिन बनाती है। ये मेलानिन पिगमेंट कलर देता है। अगर ये मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है तो स्किन में डार्क कलर आता है। अगर ये मेलानिन पिगमेंट कम मात्रा में बनता है तो स्किन में ब्राइट कलर रहता है या स्किन गोरी होती है। तो अब हम जानते हैं विटिलिगो कैसे होता है। तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं विटिलिगो के लिए, कोई एक सिंगल कॉज अभी तक डिफाइन नहीं किया है। इसमें सबसे पॉपुलर थ्योरी है ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे शरीर की रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं, हमारे शरीर की कलर देने वाली कोशिकाएं यानी कि मेलानोसाइट को शरीर के बाहर का मानने लगती हैं। वो बाहर का मानती हैं तो वो इन पे अटैक करने लगती है और इनको मारना शुरू कर देती हैं। मेलानोसाइट्स डैमेज होने से वहाँ मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होता और जैसे आपको पता है कि मेलानिन के कारण ही कलर आता है, तो वो वहाँ पे कलर नहीं दे पाती। इस कारण से वो एरिया पूरा सफ़ेद हो जाता है और वहाँ पे एक सफ़ेद पैच बन जाता है और ऐसे विटिलिगो की बीमारी। अब हम समझते हैं कि इस बीमारी का शरीर पे क्या प्रभाव हो सकता है। तो ये बीमारी दोस्तों कॉस्मेटिक प्रॉब्लम करने के अलावा, मतलब शरीर से सिर्फ कलर हटाने के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। पर अब इस बीमारी को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक लोकलाइज्ड, एक जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड विटिलिगो मतलब कि कुछ एक सिलेक्टेड एरिया में ही पैचेस बनेंगे। एक सेगमेंटल विटिलिगो टाइप होता है जिसमें शरीर का कोई एक सेगमेंट, जैसे कि शरीर का एक पर्टिकुलर भाग, बियर्ड का एरिया, चेस्ट का एरिया, वेस्ट एरिया, कोई भी एक सेगमेंट डर्मेटोम से रिलेटेड जिस पे कलर चला जाता है। ऐसे केसेस में दोस्तों सर्जिकल ऑप्शंस काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट होता है जनरलाइज, जिसमें कि कंटिन्यू नए पैचेस बनते रहते हैं या एक ही पैच का साइज़ बढ़ता रहता है और ये बहुत बड़े एरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इनको जनरलाइज्ड कहते हैं या प्रोग्रेसिव विटिलिगो भी कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये विटिलिगो फैलता कैसे है या किन लोगों में ये ज़्यादा होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि इसकी ऑटोइम्यून इटियोलॉजी होती है, तो अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस के साथ ये काफ़ी बार एसोसिएटेड होता है। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ऐसी काफ़ी सारी ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं जिनसे विटिलिगो एसोसिएटेड होता है। मतलब एक ही पेशेंट में डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म या विटिलिगो साथ साथ भी हो सकते हैं। इसके अलावा और कई इटियोलॉजी है, जैसे कि कोई ट्रॉमा है उसके कारण से विटिलिगो पैच स्टार्ट हो जाता है, कोई केमिकल एक्सपोज़र जो कि जनरली ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड के रूप में होता है और उससे भी कई बार विटिलिगो का पैच स्टार्ट हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पीज़ लेबियलिस, हर्पीज़ ज़ोस्टर, ये भी उस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे वाइट पैच प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन ये सब दोस्तों उन्हीं पेशेंट्स में होता है जो विटिलिगो के लिए जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड होते हैं। इसके अलावा फैमिलियल कॉज भी होते हैं, जैसे कि अगर किसी के फादर मदर साइड विटिलिगो है तो उसको होने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर फादर या मदर को विटिलिगो है तो बच्चे को होगा ही होगा, लेकिन चांसेस उसमें हो। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या विटिलिगो का शरीर पे कोई प्रभाव पड़ता है या कोई इंटरनल ऑर्गन डैमेज होता है या कोई और कॉम्प्लिकेशन होती है। तो नहीं दोस्तों, विटिलिगो का शरीर पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं करती या कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। बस इसका कॉस्मेटिक एक एंजाइटी या परेशानी ज़रूर इससे हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं विटिलिगो को डायग्नोस कैसे करते हैं।
तो जनरली आपके डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट इसको क्लिनिकली देखकर ही डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि इसका पैच बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। पर कई केसेस में जब ये पूरी तरह पैच डेवलप नहीं हुआ होता है तो कई और सफ़ेद दाग की परेशानियां, जिनमें हल्के सफ़ेद दाग आते हैं, उनसे इसे डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे केसेस में हम वुड स्लैम का सहारा लेते हैं, या कई और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्लिनिकली ये बोलना, तो उन केसेस में हम स्किन बायोप्सी का सहारा लेते हैं। बायोप्सी से स्किन की लेयर बाई लेयर एक माइक्रोस्कोपिक जांच हो जाती है, जिसमें विटिलिगो के कैरेक्टरिस्टिक दिखने पर इसका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि विटिलिगो का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो विटिलिगो का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कि बीमारी लोकलाइज है या जनरलाइज हो रही है, स्टेबल है या प्रोग्रेस कर रही है, पेशेंट की एज क्या है, वो कम उम्र का है या ज़्यादा उम्र का है, पेशेंट की प्रोफाइल क्या है, उसको कुछ बीमारियां हैं एसोसिएटेड या हेल्दी इंडिविजुअल है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, उसके बाद विटिलिगो का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। दोस्तों, अगर कोई छोटा सा पैच है तो उसमें सिर्फ टॉपिकल मेडिसिन, मतलब लगाने की क्रीम वगैरह से ही कलर आ जाता है। हमें बहुत ज़्यादा खाने की दवाइयाँ या ओरल ट्रीटमेंट का उपयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर प्रोग्रेस कर रहा है पैच, विटिलिगो के पैचेस लगातार बढ़ रहे हैं, या तो नंबर में बढ़ रहे हैं या साइज़ में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें इनकी प्रोग्रेस को हॉल्ट करने के लिए कुछ ओरल मेडिकेशन भी देनी पड़ती हैं। इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और उसके अलावा कुछ मेलेनिन सेंसिटाइज़र होते हैं, और उसके अलावा कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब होता है कि वो आपकी इम्यून सेल्स, मतलब प्रतिरोधक क्षमता वाली सेल्स जो कि इन मेलानोसाइट्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको हॉल्ट करती हैं, इनको डिस्टर्ब कर। दोस्तों, अगर बीमारी स्टेबल है, मतलब कि ये ना तो प्रोग्रेस कर रही है, ना ही किसी मेडिसिन के द्वारा ये कम हो रही है, लगातार हम बहुत समय से मेडिकेशन ले रहे हैं, सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब भी ये कम नहीं हो रही, तो ऐसे केसेस में कुछ अदर ऑप्शंस होते हैं जो कि रिजल्ट्स ला सकते हैं, जैसे कि सर्जिकल ऑप्शंस, जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग, सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग, मेलानोसाइट ट्रांसफ़र टेक्निक्स। तो ये बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम इनमें कलर लाया जा सकता है। इसके अलावा एक लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है, एक्साइमर लेज़र, जो भी मेलानोसाइट प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। और एक यूवी रेस का एक चैम्बर होता है, जिसमें हम मेलानिन सेंसिटाइज़र देके फिर यूवी रेस से उसको एक्सपोज करते हैं, तो वो मेलानिन को स्टिमुलेट करके वहाँ पे कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जैसे आप सर्जिकल ऑप्शन नहीं जाना चाहते या बहुत ज़्यादा मेडिकेशन का यूज़ नहीं करना चाहते, और अगर आपकी बीमारी स्टेबल है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप इसको कैमोफ्लेज कर दें, मेकअप कर सकते हैं। एक परमानेंट मेकअप अवेलेबल है जो काफ़ी लंबे समय तक इसमें स्किन का कलर मैच करके रखता है, जिसको हम माइक्रो पिगमेंटेशन कहते हैं। ये भी आपके नियर बाई डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ अवेलेबल होता है, और वहाँ पे जाके आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी समय तक स्किन का कलर मैच रहता है, और बीच बीच में रीफिलिंग की बस ज़रूरत होती है कलर को अपनी स्किन के कलर से पूरा मैच रखने के लिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इससे रिलेटेड सोशल मिथ्स क्या क्या हैं। जैसे कई लोग मानते हैं कि ये बीमारी पुराने जन्मों का पाप होती है, या फिर ये छूने से फैल जाती है, या इससे इंसान नरक में जाता है, या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो विटिलिगो से रिलेटेड फैली हुई हैं। लेकिन नहीं, ये छूने से नहीं फैलती है, साथ में उठने बैठने से, साथ में काम करने से, साथ में खाने पीने से, साथ में सोने से, या साथ में रहने से ये बीमारी फैलती नहीं है। छूने से भी ये बीमारी फैलती नहीं है। तो विटिलिगो के पेशेंट्स को इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती है, उनको कोई ऐसी मेजर बीमारी भी नहीं होती है, ये सिर्फ दिखने की परेशानी है। तो हमें उन पेशेंट्स को जो कि ऑलरेडी साइकोलॉजिकली परेशान रहते हैं, ऑलरेडी वो डिप्रेशन में चाहते हैं, या उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है इस बीमारी की वजह से, हमें और ज़्यादा उनको परेशान ना करके एनकरेज करना चाहिए इस बीमारी से लड़ने के लिए। और हमें समझना चाहिए, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऐसे पेशेंट्स को एक्स्ट्रा केयर दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ यूज़फुल जानकारी आपको मिली होगी। तो अगर ऐसे ही और वीडियो आप देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालने वाले हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ऐसे किसी पर्सन से जिसको इस बीमारी से परेशानी है, या फिर जिसके किसी नोन को ये परेशानी है, तो वो भी इस बारे में अवेयर हो। इसके अलावा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी स्किन से, हेयर से, स्किन के प्रोसीजर से, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।